हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ राहुल मिश्रा है और जो राहुल मिश्रा की कहानी है अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। राहुल मिश्रा ने संघर्ष पे संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की इन्होंने और डीवी में एक 3 से 4 बार, दो 3 बार यूपीपीसीएल के डीवी में बाहर हुए हैं। 3 बार, एक बार 2 बार नहीं, 3 बार यूपीपीसीएल के डीवी तक पहुंचे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। इनका भी सपना यूपीपीसीएल में जेई बनने का था, जैसा कि सपना आप लोग देखते हो। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूँ सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे मत रहा करो, आपको कई सारे एग्जाम देने चाहिए जब आपकी तैयारी अच्छी हो। और फाइनली फाइनली राहुल मिश्रा का सिलेक्शन हो गया। राहुल मिश्रा का सिलेक्शन रेलवे में जेई के पोस्ट पे हुआ है। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम जो हुआ था रेलवे का 2019 वाला एग्जाम था, उसमें इनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था। फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था, डीवी वगैरह कराया था, मेडिकल वगैरह कराया था इन्होंने। फाइनली इनको उस वक्त नौकरी नहीं दी गई थी, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था। मगर अभी 2 दिन पहले इसका रिजल्ट आया है और इनको फाइनली सेलेक्ट कर लिया गया है। और इन्होंने रेलवे का जो बैच करियर लाइफ पे आया था 2018-19 के आसपास, उसको ज्वाइन किया था। उसके बाद ऑल जेई का बैच करियर लाइफ पे आया था, उसको भी ज्वाइन किया था। और मैं बता दूं आप सभी सुनने वालों को भी, कुछ दिन पहले यूपीपीसीएल जेई का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। उसमें आपने कुछ बच्चों का इंटरव्यू देखा होगा, तो उस वक्त मेरे पास फोन आया था राहुल का कि सर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, सब के सब है वही जिसका आप इंटरव्यू करा रहे हो, चाहे रवि का सिलेक्शन हुआ हो, चाहे और किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ हो, वो सब एक तरीके से आपस में बैचमेट ही थे, ऑनलाइन क्लास में पढ़ते थे। उसमें से राहुल का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो राहुल इस बात को लेके बहुत दुखी थे, परेशान थे। और इनका कहना था पीएलसी, स्काडा, मेटलैब, ऑटोकैड वाले सब्जेक्ट थोड़े से वीक है मेरे, उसी को स्ट्रॉन्ग करना है। कोर सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमने कहा राहुल आप इंतजार करिए, ऐसे ही मेहनत करते रहो, आपको अगले एक साल में बहुत सारे मौके मिलेंगे। और अंततः राहुल के लिए वो मौका आ चुका है। फाइनली राहुल को यूपीपीसीएल में तो नहीं, लेकिन रेलवे में नौकरी मिली, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सबसे ज्यादा कर्मचारी अगर भारत सरकार में किसी डिपार्टमेंट में है तो रेलवे का है। अगर आप किसी से बताते हो कि मैं रेलवे में जेई हूँ या रेलवे में सर्विस करता हूँ, तो इसको बताने का भी अपना अलग गौरव होता है। राहुल, मेरी तरफ से और जितने टीचर्स ने आपको पढ़ाया, चाहे मैंने पढ़ाया हो, चाहे विनाश सर ने, या और भी जितने टीचर्स ने पढ़ाया हो, उन सभी टीचर्स की तरफ से और मेरे जितने बच्चे आपको देख रहे होंगे या देखेंगे, उन सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, मेनी कंग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है राहुल आपको? सर सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बहुत अच्छा लगा सर, रिजल्ट आया जो है बहुत लास्ट में करना, अंत भला तो सब भला। फाइनली सर सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा और जो है खुशी लगी कि हाँ जो मेहनत किए थे सर जो है, और आपके गाइडेंस में जो मेहनत किए थे उसको परिणाम मिल गया सर जो है। तो रिजल्ट आपका भी कब आया, एग्जैक्ट डेट बताएंगे आप, जब आपको पता चला कि आपका फाइनली हो गया? आज है 3 सितंबर, कब रिजल्ट आया था आपका ये? 1 सितंबर को सर 8:30 बजे रात को रिजल्ट आया था। 1 सितंबर को परसों शाम को 8:30 बजे रिजल्ट आया था। तो आपने सबसे पहले देन पापा को पता फोन चला। किया? सबसे पहले पापा हाँ को सबसे फोन किया? पहले हाँ रिजल्ट आया, पीडीएफ में नाम देखा, रोल नंबर मिला, सबसे पहले पापा को फोन किया और पापा को फोन करके बोला पापा हम, पापा को यही बोला करे जय साहब बोल रहे हैं। तो पापा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि एक्चुअली इतना लंबा स्ट्रगल था, संघर्ष था, बार बार छटना था। रोने लगे, फिर कुछ बोले ही नहीं, तो बोले ठीक है, बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत फाइनली जो है सेटल हो गए जो है अच्छा। तो सबसे पहले पापा को ही फोन किया था। उस रिजल्ट आने के, रोल नंबर मिलाने के बाद पहली कॉल पापा को ही थी जो है। और पापा को बोल दिया कि और पापा जय साहब बोल रहा हूँ? पापा को बोल दिया जय हाँ साहब बोल पहली रहा कॉल हूँ? किया तो फर्स्ट मेरा वर्ड ही था, हेलो जय साहब बोल रहा हूँ जो है। और वो रिजल्ट का वेट भी कर रहे थे रेलवे का, रोने लगे। और उसके बाद कुछ बोले ही नहीं, फिर उसके बाद बधाई दिए और अच्छा लगा जो है। एक्चुअली जेई की तैयारी कर रहा था, सपना भी था जेई ही बनना था और जेई बन गए सर। तो पापा को 8:30 बजे फोन किया, मेरे पास आपने रात के 11, 11:30 बजे फोन किया था, हाँ बहुत देर से क्यों? एक्चुअली क्या है ना, फिर इधर उधर सबसे बातचीत, आपका फोन मैंने ट्राई किया था सर, नॉट रीचेबल होता, आपको फिर 11 बजे रात कॉल किया था। एक बार मैंने आपको फोन ट्राई किया था, आपका फोन नहीं लगा, उसके बाद 11 बजे रात आप फोन नहीं उठा, फिर दूसरे दिन फिर मैंने 8 बजे आपको फोन किया था, आप कॉल बैक नहीं किया था। फिर हम दूसरे दिन 8 बजे हम फोन करके बताए अब कि हाँ सर हो गया, तो बोले सर आप बधाई हो बहुत कुछ। और आप नंबर सेव था, आप स्टेटस लगाए थे, आपको सर मैसेज किए थे। नहीं, आपने फोन 11:30 बजे के आसपास किया था, मैं सो रहा था और सुबह मेरी 8 बजे से प्रैक्टिस बैच की क्लास स्टार्ट हुई है, तो वो क्लास थी। तो क्लास के बाद बात करूँ, लेकिन जस्ट आपका फोन आया, मैंने कहा कोई बात जरूर होगी। अगर लड़का रात में फोन किया, अर्ली मॉर्निंग फोन किया, तो जरूर कोई या तो परेशान होगा या तो कोई और न्यूज होगी। और
आपके संघर्ष में आपके पापा ने काफी योगदान दिया है। आप बता रहे थे कि समय समय पर जब आप बीवी से बाहर होते थे, आप हिम्मत हार जाते थे, तो आपके पापा ने आपको हम्म। काफी सपोर्ट किया राहुल। मैं मेरे संघर्ष की वजह मैं फ्रस्ट्रेट, मतलब जब मैं फ्रस्ट्रेट होता, डिप्रेस होता, नहीं होगा मेरे, एक्चुअली क्या है, मैं पापा से बोलता था ना, ये सरकारी नौकरी पापा जुआ है, या तो हारोगे या तो जीतोगे। तो मैं ये नहीं करूं, मैं जा रहा, चूंकि साथ के लड़के थे, प्राइवेट नौकरी करते थे, सब सेटल हो गए थे, हम ही बचे थे। और कर संघर्ष से कब तक भागोगे, कितने दिन संघर्ष हो, जहां जाओगे वहां संघर्ष है, हर फील्ड में संघर्ष है। तो संघर्ष से मत भागो, मेहनत करो और सिलेक्शन होगा तुम्हारा। और होगा चले, अभी 2 महीने पहले मेरी बात है, मैं सर 0.07, मैं बहुत परेशान था, मैं फोन करके रोने लगा था। वही बोले कि लाइफ में जो होगा, मेरा रिजल्ट आया, जो फोन किए रिजल्ट पूछने के लिए कि क्या फाइनल हुआ इस बार, तो बोला अरे पापा नहीं हुआ इस बार, जो है मेरे से कम वाले का हो गया। तो उनका वही सब था कि जो लाइफ में कुछ अच्छा लिखा होगा इसलिए बार बार नहीं हो रहा, क्योंकि एक बार नहीं होता तो मानते, बार बार नहीं हो रहा, लाइफ में कुछ अच्छा लिखा है। और कब तक मैं रोने लगा, तो फिर वो बोले नहीं नहीं बेटा तुम रो मत, तो मैं थोड़ा सा टेंशन में हो जाऊंगा, घबराओ मत, होगा अच्छा होगा, इससे अच्छा होगा। और हुआ वही सर, इससे अच्छा हुआ, रेलवे में हुआ। अच्छा, कौन कौन सा यूपीपीसीएल आपने दिया और कहाँ कहाँ तक आप पहुंचे, जरा अपने यूपीपीसीएल के एग्जाम को आप बताएंगे। सर हाँ, सब एक्चुअली क्या है सर, 13 में मेरा डिप्लोमा हुआ, 16 में बीटेक हुआ। उससे पहले मैं सीरियस नहीं था यूपीपीसीएल को लेकर, मैं कहीं कोचिंग में कुछ, क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही थी, मुझे एक ही टारगेट था, मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है और अच्छा जो है, मतलब पढ़ाई पे पूरी फोकस करना है। जब 16 कंप्लीट हुआ तब देखे कि जो 13 वाले बैच के लड़के थे वो जेई में सिलेक्शन ले रहे थे यूपीपीसीएल में। उस 3 साल के दौरान में हमारे साथ के बहुत लड़के सिलेक्शन ले लिए थे। हम भी बोले कि हम जेई की तैयारी करेंगे पापा से, पापा बोले ठीक है तैयारी करो, हम कह रहे हो जाएगा। तो 17 में पहली बार वैकेंसी आई थी, 17 में सितंबर में वैकेंसी आई थी, और 17 का एग्जाम दिए, वो एग्जाम बहुत अच्छा गया था, जिसमें पेपर लीक हुआ था। मेरा 140 के समथिंग नंबर था, जिसमें पेपर लीक हुआ। बाद में पता चला पेपर लीक हुआ, स्ट्राइक हुआ, दोबारा जब एग्जाम हुआ तो भी पेपर दिए, उसमें भी अच्छा नंबर आया, लेकिन वही है सर, बॉर्डर लाइन पे थे और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे याद है कि 7 नवंबर को रिजल्ट आया था और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर पापा मुझे ट्रेन में बैठाया, यही समझाया कि मेहनत करो। देन उसके बाद 1 महीने बाद आरआरबी जेई की, पूरा साल मेहनत किया आरआरबी के लिए, आपका फिर बैच ज्वाइन, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 18 वाले में पीसीएल में। उसके बाद मैंने आपका आरआरबी जेई का बैच ज्वाइन किया, क्योंकि बोले बैच ज्वाइन करो, पढ़ाई करो, हो जाएगा। तो फिर वही ज्वाइन किए और आरआरबी जेई में वेटिंग लग गया था, मैं बहुत बीमार हो गया, वरना मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैं 14 दिन इतना बीमार था कि मैं रिवीजन तक नहीं कर पाया था। और बीमारी हालत में जाके मुंबई जोन था, मुंबई में पेपर दे के आया, और बीमारी हालत में बिना रिवीजन के, और कोई था नहीं थे, लेकिन जो है कोई मदद करने नहीं था, कोई जाकर मुझे दवाई दिला सके, या फिर जो है उस फेज से जो है। आपके उसी रेलवे के बैच के बच्चे जब आप जाएंगे अपने डिपार्टमेंट में, तो उसी बैच के बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे वहां नौकरी करते ही। बिल्कुल बिल्कुल, आप उस समय आप इंटरव्यू कराते थे, उस बैच के बहुत लड़के सेलेक्ट हुए हैं, ये बात सही है सर। बहुत तो उस आरआरबी जेई बैच, और हर जोन में है सर आपके बच्चे, इलाहाबाद जोन में है, मुंबई जोन में है, गोरखपुर जोन में है, हर जोन में आपके बच्चे मिलेंगे, ये तो है। उसके बाद की यात्रा क्या है, रेलवे का एग्जाम आपने दिया आरआरबी जेई और वेटिंग लिस्ट में डाल दिया आपको, फिर हाँ सर, उसमें क्या है, वेटिंग लिस्ट में जब हो गया तो फिर थोड़ा मेंटली थोड़ा दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई, क्या होगा क्या नहीं। इसके बाद मैंने आपका ऑल जेई बैच जो है मैंने फरवरी में ज्वाइन किया, जब रिजल्ट मेरा आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 2-4 दिन इधर उधर, उसके बाद मैंने ऑल जेई बैच किया और पूरी शिद्दत के साथ नोट्स बनाया और सारा सब कुछ किया। और लॉकडाउन लग गया था तब से, और पूरे लॉकडाउन में आपका नोट्स बनाना, आपसे क्लास करना, आपसे जो है। इसके बाद वही पीसीएल का वैकेंसी आया 2000, मेरा मेन टारगेट पीसीएल ही रहता था। तो 2020 वाली वैकेंसी नवंबर में आई, खूब पढ़ाई की, मतलब जितना दुनिया का ये होता था ऑफलाइन ऑनलाइन ये वो सब टेस्ट वेस्ट दिए। लेकिन मेरा यही था कि मैं ओल्ड पैटर्न पे तैयारी किया, मैं न्यू पैटर्न पे तैयारी नहीं करता था। जैसे मशीन के सारे क्वेश्चन बना लेना, मेजरमेंट के सारे क्वेश्चन बेसिक से बना लेना, इन सब मैंने नए सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उतना ज्यादा आता नहीं था। और 2019 वाले में पीसीएल में नहीं हुआ, उसका एक रीजन था क्योंकि आरआरबी जेई में हो गया था, और कुछ उतना आइडिया नहीं था कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। तो मुझे लगा अब सिलेक्शन हो गया, फाइनल हो ही जाएगा, क्योंकि 1.5 गुना बच्चे बुलाए थे, तो उतना अच्छे से नहीं पढ़ाई की है, और थोड़ा सा रह गई चूक कहीं ना कहीं, तो वहां पे मेरा डीबी नहीं हुआ 2019 में। देन 20 में पढ़ाई किए और पैटर्न पेपर थोड़ा टफ आया, नए पैटर्न पाया, वहां भी डीबी में, और मेरे साथ ये घटना हुई, तो मेरे से 1.5 नंबर नीचे वाला लड़का सिलेक्शन ले गया। एक क्वेश्चन हिंदी का था, ऑब्जेक्शन की वजह से, कि पहले जो आंसर किया है तो उसमें मेरा सही था, रिवाइज आंसर की में उसका सही हो गया।
और रिवाइज आंसर की पीसीएल देता नहीं था, तो अजम्पशन है, हुआ क्या पता नहीं। मेरे से नीचे का लड़का का सिलेक्शन हो गया, थोड़ा परेशानी हुई है। फिर 2021 में फिर बैच नहीं लिए थे, आपका नोट्स रिवीजन ये सब किए, जो हुआ फिर वहां 2021 वाले में तो पढ़ाई नहीं किए थे, क्योंकि 20 में लग गया था फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बारीकी से छटे थे, 0.96 से छटे थे सर। और फिर 21 में भी ये हुआ, 21 में तो और बुरी हालत सर, 0.07 से छटे हैं सर। और नहीं हुआ तो फिर हम आपको कॉल किया सर। हाँ, जो लोग देख रहे हैं आप जब रवि का इंटरव्यू ले रहे थे, सचिन का, साहू का, सचिन क्या नाम, जब उन तीनों का इंटरव्यू लिए थे हिमांशु वगैरह का, उसी इंटरव्यू देखने के बाद आपको कॉल किया और बोला ऐसी बात है सर, मन नहीं करा जा रहे हैं हम, होगा नहीं। मेरे तो जेई बनना लिखा ही नहीं, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है, 4 बार डीवी हो चुकी थी रेलवे को इंक्लूड करने के बाद। अब बोले नहीं नहीं होगा, बॉर्डर लाइन तो मेहनत बढ़ाइए, हो जाएगा। इसके बाद फिर मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया, देन आ गया रिजल्ट, तो अब फिर ठीक ही है। मैं कह रहा हूँ राहुल का सिलेक्शन तो अभी जो 2019 में आरआरबी जेई की वैकेंसी आई थी 18-19 में, जिसमें वेटिंग में डाला गया था, उसमें इनको कंफर्म कर दिया गया, उसमें ज्वाइनिंग मिली है। और अगर राहुल की ज्वाइनिंग नहीं भी आती तो मैं इतना दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगले 1 साल में इतने सारे एग्जाम होने वाले हैं, चाहे एसएससी जेई का होता है, चाहे डीआरडीओ का होता है, और कई सारे एग्जाम में कहीं भी राहुल अपनी जगह बना ही लेते। लेकिन अच्छा है कि नौकरी मिल गई। बिल्कुल सर, मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं तो जिद कर लिया था, मैं उसके लिए स्ट्रेटजी बना लिया था मुझे क्या करना है, और मुझे जॉब लेनी थी इस बार के बाद। बस नया सब्जेक्ट मुझे तैयार करना था नए पैटर्न पे, अब नए पैटर्न पे मैं काम कर लेता, सिलेक्शन हो जाता था। हाँ, जैसे पीएलसी स्काडा वगैरह नॉर्मली जो पहले बैचेज आते थे उसमें नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब जो बैच आया हुआ है उसमें पीएलसी स्काडा मैटलैब ऑटोकैड शामिल किया गया है, पढ़ाया जाएगा। हाँ, आपने मुझे इस बार रिकमेंड किया था बैच ज्वाइन करिए जो है, हम बोले सर अभी हम पैटर्न खत्म कर लेंगे, पुराना सिलेबस रिवीजन कर लेंगे तो फिर ये करेंगे, क्योंकि इतना वेटेज नहीं है, 30 से 40 क्वेश्चन आता है 150 में, लेकिन ये 30-40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सिलेक्शन। तो बच्चे आधे नंबर 1 नंबर की अहमियत नहीं समझते हैं, थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, उनको राहुल की जर्नी को देखना चाहिए। मैं बता दूं यूपीपीसीएल 2017 में रिटन क्वालिफाई करते हैं, डीवी तक पहुंचते हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। आरआरबी जी 2018-19 में जो आई थी वैकेंसी, उसमें भी डीवी तक पहुंचते हैं, वेटिंग में रखा जाता है, फाइनली 1 सितंबर में उसका कंफर्मेशन आया, उनको नौकरी मिली। उसके अलावा 2020-21 वगैरह का जो यूपीपीसीएल था, उन सब में वो डीवी तक पहुंचे हैं। अगर मैं बात करूं 2020 में 0.96 मार्क्स से उनका छठा था। अच्छा, आपको नंबर कैसे पता चलते थे फाइनल? आरटीआई एक्चुअली क्या है, यूपीपीसीएल में आरटीआई करते थे, जब मैं आरटीआई करता था तो 1 महीना में ये लोग रिप्लाई देते थे, तो आरटीआई में मुझे बताते थे, मेरे पास प्रॉपर आरटीआई है, मेरे नाम से मेरा रोल नंबर वगैरह सब है, उसमें मुझे बताते थे मैं डाला था 20-21 दोनों में आरटीआई, दोनों में आरटीआई डाला था, दोनों में। मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं कि 20 में इनका 0.96 मार्क्स से रह गया था, और 21 में 0.07 आप समझ सकते हो, बहुत ही नॉमिनल मार्क्स से डीवी तक पहुंचने के बाद नहीं हो पाया था। अदरवाइज यूपीपीसीएल में आज इनकी भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई होती, जैसे बाकी लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। लेकिन कोई बात नहीं, यूपीपीसीएल ना सही, केंद्र सरकार की नौकरी का भी अपना अलग रुतबा होता है, और वो नौकरी भी खराब नहीं है। हाँ, अपने राज्य में रहकर अगर नौकरी मिल जाती तो बेहतर होता, क्योंकि राहुल जौनपुर के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के जौनपुर के, लेकिन कोई बात नहीं, रेलवे भी बढ़िया डिपार्टमेंट है। तो जो लोग 1-1 नंबर की अहमियत नहीं समझते, आप देख लो, कई बार 1-1 नंबर की वजह से आपको 1-1 साल वेट करना पड़ता है। तो जब आप तैयारी करो 1 साल या 2 साल, तो उसमें कोई कोर कसर मत छोड़ो। आपको 2 साल टाइम आपने दिया है, तो 2 साल पूरी मेहनत से तैयारी करो, उसके बाद जो करना करो, प्राइवेट जॉब करनी है, बिजनेस करना, जो करना करो, लेकिन जब तक तैयारी करो 2 साल 3 साल, उसको पूरी शिद्दत से करो। हर बार यूपीपीसीएल का रिटन क्वालिफाई किया राहुल आपने, फाइनली डीवी तक पहुंचे आप, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, किस्मत के साथ कुछ और ही मंजूर था, रेलवे में नौकरी लिखी थी आपकी। अगला सवाल ये है राहुल आपसे, इस जर्नी में आप कई बार फ्रस्ट्रेट हुए जब आपके साथ के बच्चे सेलेक्ट हो जाते थे, आज आपको फाइनली नौकरी मिल गई है तो सुकून होगा, आप उस सारी जर्नी को एक बार रिकॉल करके समझ पा रहे होंगे कि हाँ, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। लेकिन ऐसे और भी बच्चे होंगे आपके जैसे जो लगातार संघर्ष कर रहे होंगे, 1 या 2 नंबरों से अलग-अलग एग्जाम में रुक रहा होगा, शायद उनका आत्मविश्वास अभी कमजोर होगा, वो शायद सोच रहे होंगे क्विट कर दे क्या तैयारी को, या नॉन टी की तरफ, ग्रुप डी की तरफ चले जाएं, उनको क्या मैसेज देंगे आप?
सर मैं ये मैसेज दूंगा कि देखो जो भी बंदा डिजर्विंग कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन कभी नहीं रुक सकता, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको सिलेक्शन होगा, बस पेशेंस रखिए और मेहनत करिए और हार्ड वर्क करिए। मतलब हार्ड वर्क क्या मतलब, स्मार्ट वर्क, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, थोड़ा सा नए, और ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा हर हो सके। और ऑनलाइन टेस्ट देते समय ये नहीं, अगर आप पीसीएल की तैयारी करते, एसएससी जेई, डीएमआरसी जेई, ये जेई ओ जेई का सब टेस्ट देते रहिए, और जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना फायदा होगा। अब रिवीजन के साथ साथ टेस्ट दीजिए। और डिजर्विंग कैंडिडेट को मैं यही कहूंगा जो बार बार छट रहे हैं 1 नंबर आधा नंबर से, उनका सिलेक्शन कभी रुक नहीं सकता, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मेरा अगर रेलवे वेटिंग नहीं होता सर तो मैं तो ये ठान लिया था, मैं तो पढ़ाई कर रहा था शिद्दत के साथ कि मुझे इस बार वाले पीसीएल में सिलेक्शन लेना है, एनी हाउ लेना है। और मुझे क्या कमी रह गई है मैंने पूरा नोट करके रखा था सर। मैं एक कॉपी पेन पे मैं अपनी कमियों को लिखता था, जैसे मेरी कमी क्या है, क्या पैटर्न है, क्या नॉन टेक में कितना नंबर है, उसको कितना इंप्रूव किया जा सकता है, मेरी टेक्निकल में कितना नंबर आ रहे हैं, उसको हम कितना और बढ़ा सकते हैं। ये सब कमियों को मैं लिख लिया था, उस कमियों पे मैं काम करता था। मुझे पता था जिस दिन हम अपनी कमियों पे काम करेंगे उस दिन सफलता कोई रोक नहीं सकता। ये तो बाय डिफॉल्ट हुआ कि वेटिंग क्लियर हो गई, वरना तो सर ऐसा कोई उम्मीद हमको था नहीं कि मेरा जो है होगा या सब। ये तो सिलेक्शन हो गया, जो है पुरानी वैकेंसी थी, वरना यही करेंगे। अपनी कमियों को लिखो और उसको एनालिसिस करो, उस पर काम करो। ये नहीं कि नहीं सिलेक्शन हुआ, 1 नंबर से रुक गया तो फिर से पढ़ना शुरू करो मशीन पे। जो नहीं हो रहा है, जिसमें नंबर कम आ रहे हैं उसको लिखो, उसको मेहनत करो और टेस्ट देते रहो। टेस्ट का मेजर रोल होता है। हाँ, एक और कि अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में रहो, इधर उधर मत भटको कि यहाँ से पढ़ लो वहां से। अच्छे टीचर का एक ही टीचर सफिशियंट होता है, और सर मेरे लिए तो आप ही थे। और मैं अब यही बच्चों से कहूंगा कि एक ही टीचर के कांटेक्ट में रहो और अच्छे से पढ़ो। जो है इधर उधर मत भागो कि यहाँ से पढ़ ले वहां से पढ़ ले, 10-10 भाग में सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन खुद की पढ़ाई से होता है, खुद की मेहनत से होता है। जो है ये तो सही है। जो कंटेंट नॉर्मली मैं देता हूँ सिर्फ एक एग्जाम को ध्यान में रख के नहीं देता हूँ। अभी कल मेरे पास परसों एक लड़की का मैसेज आया। आपका हाँ ऑल जेई बैच जो है सर, आपका ऑल जेई बैच, मैं बता रहा हूँ दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जेई लेवल का, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो सफिशियंट है जेई लेवल का। आपका एक ही बैच ऑल जेई बैच, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम, ये सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब पढ़ा दिए है। जो जैसा सिलेबस है उस हिसाब से तैयारी करो, सिलेबस देख के अपना मैं नोट आपको उठाओ। बताऊं, जो ऑल जेई बैच था, अभी जो बैच लॉन्च हुआ है ऑल जेई बैच कराओ, उसमें हफ्ते में 3 दिन क्लासेस चलती है और वो मैं पढ़ाता हूँ हफ्ते में 3 दिन, जो उस बैच में नहीं है। आप सोचो फिर क्या पढ़ाया जा रहा होगा ढूंढ करके कि जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी, और हर दिन नया कंटेंट, हर दिन नया कंटेंट। क्लास हो और लाइव में कुछ नया दिया जाए ताकि बच्चे कोई भी एग्जाम दे। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक लड़की का फोन आया था, नीलम नाम है, वो गुजरात सूरत की है, उसका वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जेई की उसकी नौकरी लगी। तो गुजरात के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप दो, या अभी वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आया तो उसमें भी कई सारे बच्चे सिलेक्ट हुए। तो आप किसी भी राज्य का जेई एग्जाम दोगे, अगर मैं मशीन पढ़ाऊंगा मैं बता रहा हूँ, प्रीतम दत्ता नाम का लड़का है, मेरा दोस्त था पीसीएल में, उसका इस बार नहीं हुआ था, 2020 में डीबी कराया था। आपका ही बैच का लड़का है, आपका ही स्टूडेंट है, उसका वेस्ट बंगाल में सिलेक्शन हुआ है। मेरा दोस्त है प्रीतम, मेरे को मालूम है सर, वो आपका बच्चा है, वहां पे सिलेक्शन हुआ है। कोई बच्चा मेहनत करता है तो वो कहीं न कहीं सिलेक्ट हो जाएगा। बस एक एग्जाम के भरोसे मत करो कि एसएससी जेई या केवल यूपीपीसीएल जेई। सारे एग्जाम को, जितने भी 5-6 मेन एग्जाम, हो सकता है डीआरडीओ में कई सारे बच्चों का हो जाए वैकेंसी आई हुई जो अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, आपको भी बता रहे हो कि आप अपनी कमियों को भी लिखते थे। यहाँ बच्चों को मैं कहता हूँ नोट्स खुद बनाया करो, पीडीएफ तो मैं दे दूंगा लेकिन नोट्स खुद बनाया करो। बच्चे नोट्स नहीं बनाते, शॉर्ट नोट्स की तो छोड़ो। क्या आप नोट्स बनाते थे या नहीं बनाते थे? बिल्कुल, आप नहीं नोट्स बनाते थे, मैं करता था सर ना। मैं एक पेज पे बहुत छोटे छोटे अक्षरों में मैं कहता था मेरा 2 या 3 पेज में एक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, और इतना छोटा लिखो कि अपना ही पढ़ सको। एक बार मेहनत लगेगी, वो नोट्स बचा के रखो, कोई भी एग्जाम आए 10 मिनट में रिवीजन करो। 4 पेज का नोट्स, पूरा चैप्टर खत्म और पूरा रिवीजन कर लो। ये नहीं कि बड़ा बड़ा लिखो, कोई जरूरत नहीं है। इतना लिखो कि तुम समझ लो, दूसरों को समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन नोट्स बनाओ। एग्जाम में बूस्टर का काम करता है। ये जान लो कि 2-4 क्वेश्चन वो बढ़ा ही देगा, कम नहीं करेगा। जो भी शॉर्ट नोट्स होता है एग्जाम टाइम में रिवीजन करोगे तो। बच्चे कहते हैं नोट्स और बनाने, शॉर्ट नोट्स तो बहुत जरूरी है सर, जिसका सिलेक्शन। बच्चे कहते हैं नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम कौन खर्च करे? अरे कुछ टाइम नहीं लगता है नोट्स बनाने में। एक चीज और, दो तरीके से तैयारी होती है। कुछ नोट्स बनाने में टाइम लगता है, तैयारी होती है, हमेशा के लिए याद होता है। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जो 4 ऑप्शन दिए उस 4 ऑप्शन पे एनालिसिस करो। मान लो कोई क्वेश्चन है, उसका एक ही ऑप्शन सही, लेकिन उसका जो बाकी का 3 ऑप्शन है उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट हो उसको या तो लिख लो या तो कुछ ना कुछ कर लो। नई चीज लग रही, पुरानी चीज है याद है तो अच्छी बात है, नई चीज लग रही है तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड लिख लो, क्योंकि हो सकता है उससे रिलेटेड अगले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए।
ये चीज बहुत फायदा देता है। 4 ऑप्शन है, चारों पे एनालिसिस करो। ऑप्शन तो एक ही सही है ना, लेकिन बाकी 3 के बारे में अच्छे से पढ़ लो कि बाकी 3 का भी क्या होगा। हाँ, होता क्या है, एक ऑप्शन में जो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है वो खत्म हो जाएगा। जिसको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है ये आंसर सही होगा के, और जो चारों पे एनालिसिस करने लगोगे ना तो कोई गलत, और कमियां पकड़ना सीखो कि इस क्वेश्चन में क्या कमी है और क्या पूछना चाह रहा है। पूछना क्या चाह रहा है जिस दिन समझ जाओगे उस दिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कितने लोग अब समझ ही नहीं पाते कि राहुल क्वेश्चन पूछना क्या है। शॉर्ट बिल्कुल नोट्स बना बना के क्या? बिल्कुल बिल्कुल अपने हाथ से शॉर्ट नोट। एक बार टाइम लगा था टाइम, ही टाइम क्या करेंगे, पढ़ना है तो पढ़ना है। कितना टाइम, 12 घंटा पढ़ो, 2 घंटा और बढ़ा दो बनाने के लिए नोट्स। अब क्या ही करना है, जब लेना है सिलेक्शन तो अच्छे से मेहनत करो। यानी आपको नोट्स भी बनाना है, शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, और राहुल के अकॉर्डिंग क्या आपकी कमियां हैं, आप न्यूमेरिकल में वीक हो, फैक्चुअल डेटा बिल्कुल बेस्ड बिल्कुल। क्वेश्चन में वीक हो, नॉन टेक में वीक हो, उसको लिख करके उस पर हाँ काम भी करना है, तब आप इस भीड़ से काम, एग्जाम हाँ क्रैक कर पाओगे। जब कमियां, हाँ वही सर, जब कमियां लिखोगे उसको बार बार एनालाइज करोगे तो काम करोगे। जब रेलवे में मैं कौन सा बंदों जोन को मिला कहता है हूँ नहीं आपको? समझ, क्या सर? रेलवे में कौन सा जोन मिला है आपको राहुल? मेरे को रेलवे में ट्रैक मशीन का पोस्ट मिला है सर जो है। जोन कौन सा है आपका? अच्छा मुंबई जोन है सर, वेस्टर्न रेलवे मिला है। आरआरबी मुंबई मुंबई जोन। और वेस्टर्न रेलवे। और जो ट्रैक मेरा पोस्ट का कोड है वो ट्रैक मशीन है सर। ट्रैक मशीन है। आगे का क्या प्लान है? आगे भी कोई एग्जाम वगैरह आप देने का प्लान करना चाह रहे हो, या फिर लगता है कि आगे यही सर अब बस? देखो सर, अब तो जेई बन गए हैं तो जेई लेवल का एग्जाम और तैयारी नहीं करेंगे, एई की तैयारी करेंगे। अभी 2-4 महीना रिलैक्स करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, वहां देख लेंगे क्या कैसा काम है, अच्छा लग रहा है नहीं, उसके बाद एई का जो है प्रिपरेशन करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि यूपीपीसीएल एई और तमाम एई का एग्जाम होता है और उसके लिए फोकस करेंगे जो है। आपके पापा बता रहे थे, कहते कि और भी एग्जाम नॉन टेक का भी देते रहो, टेक्निकल के साथ साथ सिलेक्शन में हाँ और। हाँ। ये मेरा उनसे ना लड़ाई होता था। जब मुझे ये दे दो, जैसे अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, मैं बेमन से दिया। बोले अरे तुम पढ़े नहीं होते, पढ़े हो। हम बोले हमको देना ही नहीं है, खिसिया जाएंगे तो फोन काट देते थे कि तुमको तो एक भूत सवार हो गया, जेई बनने का, जेई बनने का भूत सवार हो गया, तुम्हारे अंदर भूत घुस गया है कि बनना है तो जेई बनना, एक ही रट लगाए रहते हो। हम बोले नहीं, बनेंगे तो यही बनेंगे और मुझे कोई एग्जाम देना नहीं है। हम फार्म जानबूझ के डलवा नहीं करते थे, बोलते डाल दिए, हम यहाँ डाल दिए। नॉन टेक वगैरह का मैं डालता ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या मतलब है, जब मेरा ट्रैक ही नहीं है क्या मतलब, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। वही जेई के लिए जब आता था दिन रात एक हो जाता था, पढ़ाई मेहनत खत्म, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों तो हम बन ही जाएंगे। जो घर वालों को कई बार लगता है कि नॉनटेक में सीट्स की संख्या ज्यादा है, तो लेकिन वहाँ बच्चे भी उसी कंपैरिजन में काफी ज्यादा होते हैं, लाखों करोड़ों में काम करे जाते हैं। वहाँ भी कंपटीशन आसान नहीं होता, कंपटीशन हर जगह है, जेई में भी है, वहां भी है। बस ये जब अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई नौकरी पाते हो, थोड़ा सा अंदर एक सुकून रहता है कि हाँ हमने डिप्लोमा किया, टेक्निकल डिग्री थी, तो हमको जेई की नौकरी मिली। जेई की नौकरी मिली, सही है। अच्छा, क्वेश्चन ये वगैरह खुशी कहाँ मिलती से? है, हाँ। ये खुशी मिलती है कि आप जिस चीज की तैयारी कर, हम जेई की तैयारी कर रहे थे, हमको जेई मिला, इस चीज की खुली पूरी जिंदगी रिग्रेट नहीं रहेगा। लेकिन सर हम अपना ट्रैक बदलने पूरी जिंदगी तैयारी उसकी करते थे, मेरा भाई ये है वो है जो है, और भाग्य भाग्य नहीं, मेहनत होता है। जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। कोई 8 घंटा पढ़ रहा है तो कोई बंदा 10 घंटा भी पढ़ रहा होगा, तो 10 घंटा वाले का ज्यादा चांस होगा, 8 घंटा वाले का कम चांस होगा। इसलिए मेहनत करो ही नहीं, हम 2 घंटा पढ़ लिए हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। राहुल, अगला सवाल आपसे ये है कि और भी जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, वो बच्चे क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उनको लगता है सर आप क्लास में जो क्वेश्चन कराते हैं वो क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, अलग से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से वो करें आप, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन करते थे, ढूंढ ढूंढ के कहाँ से क्वेश्चन ले आते थे, इसको सॉल्व करते थे? सर हम जो देखो जैसे क्या है ना, मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी मान लो पीसीएल की तैयारी करना, तो अभी जो पीसीएल का जो एग्जाम हुआ 2-3 साल में, जितने भी सेट बने हैं, सारे सेट का क्वेश्चन पे एक एक क्वेश्चन पे एनालिसिस करो। देन जैसे अब उसके मतलब कंटेम्प्रेरी में कौन कौन से एग्जाम हुए, जैसे टीसीएस एग्जाम कराती है, तो टीसीएस और कौन कौन स्टेट में एग्जाम करा रहे हैं, तो ये आपको पता चलेगा कि लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है, वहां से तैयारी करो। जैसे वेस्ट बंगाल का जो जेई का एग्जाम हुआ था, इस बार के पीसीएल में फंसा था। उसके बाद जो है जैसे अब उसके नॉन टेक में कुछ सीएचएसएल के क्वेश्चन आए थे जो है, तो उस सब का तुम करना पड़ता है। तो समकालीन में जेई में जो कंपनी करा रही है वहां के पेपर उठाओ, करो। एसएससी जेई के जो है अगर कोर मजबूत करना है तो एसएससी जेई के 10 साल उठाओ, एक एक क्वेश्चन कटा लो, कोर इतना अच्छा मजबूत हो जाएगा कुछ पता नहीं। कोर का तो सबसे बेस्ट तरीका है, एसएससी जेई का 10 साल का क्वेश्चन उठाओ और कर डालो एक एक क्वेश्चन पे एनालिसिस, स्कोर एकदम मजबूत हो जाएगा। बेसिक मशीन पावर सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा पूछिएगा नहीं। और देन ये 2-4 जो बुक आई है मार्केट में, जैसे बीके मेहता वगैरह, ये सब बुक कर लो, जेबी गुप्ता हो गया और आर के राजपूत, तो नहीं है करो तो सही, क्योंकि वहां पे फायदा वायदा है नहीं, अब तो आता ही नहीं है।
और बाकी एक दो यूथ की बुक आती है, वहां से क्वेश्चन करो सर। हमको पता है कि जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा। एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, देन उसके बाद रिवीजन प्लस क्वेश्चन। कोई काम मत करो, रिवीजन प्लस क्वेश्चन, रिवीजन प्लस क्वेश्चन। 5 घंटा रिवीजन करो तो 5 घंटा क्वेश्चन लगाओ। ये नहीं कि 10 क्वेश्चन लगा लिया बोले हो नहीं। 5 घंटा रिवीजन तो 5 घंटा क्वेश्चन, और प्लस डेली नॉन टेक पढ़िए। ये नहीं कि एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, तब तो कुछ नंबर नहीं आने वाला। डेली पढ़िए जो है, डेली रीजनिंग लगाइए, डेली हिंदी पढ़िए, डेली जो है ये करें। यानी जब किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो उसका आंसर भले ही आप देख करके तुरंत टिक कर दो, लेकिन उस क्वेश्चन की किस कॉन्सेप्ट पे पूछा गया, उससे रिलेटेड क्या क्या थ्योरी हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा जाने हम। हाँ, जैसे मैं क्या करता था, मैं एक रफ ले लेता था। मैं एक रफ ले लो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर पता है, लेकिन उस आंसर रिलेटेड 10 पॉइंट अगर लिख लिया नीचे तो मेरा रिवीजन हो गया। मुझे आ भी रहा है तो भी लिखूंगा, तो मेरा रिवीजन भी हो गया। उस कंटेंट का 10 पॉइंट, उस पॉइंट का 10 मुझे याद हो गया जो है। और 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का एनालिसिस करो जो है, उसका अच्छे से जो है एक क्वेश्चन के बारे में लिखो। जो नया क्वेश्चन लिखे अपने नोटबुक में ऐड करो। ये नहीं कि नया क्वेश्चन मिल गया तो पढ़ कर भूल जाओ, नहीं, नोटबुक में ऐड करो। पुराना क्वेश्चन है छोड़ दो, कि दोबारा आएगा तो कर लेना, क्योंकि अब नए क्वेश्चन नहीं सिलेक्शन रोक रहे हैं, पुराने तो नहीं रोक रहे हैं। बाकी पीसीएल का तो कुछ नहीं। पीसीएल के एग्जाम के लिए मैं यही बोलूंगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ एग्जाम में, पढ़ाई करो और दिमाग में जो है वहां पे प्रेजेंस ऑफ और एक्यूरेसी मेंटेन रखो। मेरा सबसे बड़ी गलती मैं इस बार बताऊं, 17 क्वेश्चन मेरा माइनस हुआ और सिलेक्शन 0.07 से रुका। 17 क्वेश्चन माइनस हुआ है। अब सोचिए, एक्यूरेसी मेंटेन होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तुक्का मत मार के, अगर श्योर नहीं हो तो तुक्का मत मार। तुक्का मार किसी की नौकरी नहीं लगी। जो बोलता है ना वो समझ लो कोई नहीं। तुक्का मारे से नौकरी नहीं लगेगी। जो आ रहा है वही करो। अगर टफ शिफ्ट में हो, कम आ रहा है कम करो, इजी शिफ्ट में हो, ज्यादा आ रहा है ज्यादा करो। यानी राहुल का ये कहना है कि जब आप किसी क्वेश्चन को करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को टिक कर देने से आप एक सवाल करते हो, लेकिन जब उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी को आप समझते हो तो उस थ्योरी से और कई सारे सवाल पैदा किए जा सकते हैं, दर्जनों सवाल पैदा किए जा सकते हैं, कई सारे सवाल आप वहां से पैदा कर सकते हो। तो थोड़ा थ्योरी को भी डिटेल में जाकर के क्वेश्चन के पढ़ने के बाद रिवर्स में थोड़ा सा थ्योरी में जाना सीखो आप। अच्छा राहुल, अगर आपकी पूरी यात्रा को मैं समराइज करूं और कहूं कि जो मेरे बच्चे तैयारी अभी कर रहे हैं, संघर्षरत हैं, उनके लिए 3 रामबाण लाइन आपको बतानी, 3 लाइन ऐसी बतानी, 3 सेंटेंस जो उनकी तैयारी में कारगर होंगे। बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं तो आप सिलेक्शन के कगार पे हो, आपने कई सारे एग्जाम का रिटन क्वालिफाई किया, फाइनली आप सेलेक्ट भी हो चुके हो। वो 3 सेंटेंस या 3 सुझाव क्या होंगे जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं? पहली बात तो सर, डेली मतलब क्या है कि कंटिन्यूटी रखो, और पहला पॉइंट ये कंटिन्यूटी रखो और डेली एनालिसिस करो। आज हम पूरे दिन में क्या पढ़े हैं, डेली एनालिसिस करो और कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े, कंटिन्यूटी प्लस डेली एनालिसिस। आज क्या पढ़ा है, इसका इनपुट क्या दिया, आउटपुट क्या मिला। दूसरा क्या है, शॉर्ट नोट्स बना, बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि पूछिएगा नहीं, एग्जाम में वो रामबाण का काम करेगा। मेरा गला बैठ जाता है बोल के राहुल, मेरा गला बैठ जाता है क्लास में बोल के शॉर्ट नोट्स बनाओ। बच्चे का दूसरा खुद ही बना के दे दो, मैं नहीं बनाऊंगा। खुद बनना ही नहीं, कोई दूसरा बना देगा ना। एक सिंगल क्वेश्चन है, खुद से शॉर्ट नोट पर बूस्टर है, 10 नंबर एग्जाम में बढ़ जाए। जो 1 नंबर से डिविज छट रहा है उनका 10 नंबर बन जाएगा शॉर्ट नोट्स। और तीसरा यह है कि डेली एमसीक्यू करो, डेली टारगेट करो। हमको 200 क्वेश्चन दिन भर में बनाना है। 200 क्वेश्चन का डेली टारगेट रखो, 200, 250, 100, 50, जिसको जितना हो। डेली जो है एमसीक्यू लगाओ। ये 3 पॉइंट है सिलेक्शन को। डेली एनालिसिस करो, कंटिन्यूटी, दूसरा क्या है शॉर्ट नोट्स बनाओ, और तीसरा पॉइंट ये है कि डेली एमसीक्यू करो। टेक प्लस नॉन टेक का एमसीक्यू डेली करो, क्वेश्चन डेली लगाओ जो है। ये नहीं कि जब एग्जाम आएगा तब हम एमसीक्यू लगाएंगे, नहीं, डेली क्वेश्चन लगाओ। 200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन का टारगेट बना लो, करना है। चैप्टर वाइज लगा दो, चैप्टर वाइज लगा दो। नहीं तो ये कहो कि आज इस एग्जाम का क्वेश्चन का, जैसे एसएससी का ये क्वेश्चन सॉल्व करना है इस साल का, मल्टीपल चॉइस मतलब ये कर लो जो है, कोई पेपर सॉल्व कर लो, लेकिन क्वेश्चन डेली करो, यही तुम्हारे काम आएगा। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन, यही 3 रामबाण है सर सिलेक्शन के। और जाते जाते एक सवाल मैं और पूछूंगा, जो बच्चे लंबे समय से संघर्षरत हैं उनके लिए भी कोई सलाह है आपकी, जिनकी हिम्मत लगभग? बिल्कुल सलाह ये है कि जो देखो, हार मत मानो, डिजर्विंग कैंडिडेट हो। अगर आप पीसीएल में, अगर आप डीबी पहुंच रहे हो, बॉर्डर लाइन पे हो, 4-5 नंबर भी कम हो बॉर्डर लाइन से, डीबी से भी 3-4 नंबर, 5 नंबर कम हो, सिलेक्शन नहीं हुआ, डीबी में भी 5 नंबर कम हो, फिर भी आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो और आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत करो, कंटिन्यूटी बनाओ, हार नहीं मानो। और सिलेक्शन तो किसी का रुका ही नहीं है जो मेहनत करने वाला बंदा है। मेरे जान पहचान में, मैं आज से नहीं पर 2013 का पास आउट डिप्लोमा का हूँ, 16 का बीटेक हूँ। मेरे जान पहचान में 200-250 बच्चे होंगे जो है, और सबका सिलेक्शन हो, सब परेशान रहते थे। मुझे पता है कि हम भी बेरोजगार थे, वो लोग भी थे, रोज रोते थे जाके उनका सिलेक्शन हो गया, फिर हम भी रोते थे, हमारा भी हो गया। 2-3 बंदे और भी हैं, उनका भी होगा, 100% होगा। आज नहीं तो कल होगा। किस्मत है, कभी न कभी साथ देगी, और मेहनत करते रहो।
100% सिलेक्शन होगा। डिजर्विंग कैंडिडेट का सिलेक्शन कभी रुका नहीं है और वैकेंसी बहुत सारी है और आने वाले भी है। हार मत मानो, हाँ मेहनत से कमी मत रखो। पिताजी की मेरे एक ही बात की, बेटा संघर्ष से कब तक भागोगे, कहाँ तक भागोगे, वही मुझे लाइन लगती, कहाँ तक संघर्ष से भागोगे और कब तक भागोगे। भागो, छोड़ दो, जाओ प्राइवेट नौकरी करो, वहां संघर्ष नहीं है। वहां फिर छोड़ के आओगे, बोलोगे घर, हम कहेंगे बिजनेस करा देंगे, तो फिर वहां संघर्ष नहीं है। किस फील्ड में संघर्ष नहीं है? हर फील्ड में संघर्ष है। तो आप जिस फील्ड में पकड़े हो उसी फील्ड में मेहनत करके संघर्ष करके सिलेक्शन ले लीजिए, वही आसान है जो। और सब अपने अपने फील्ड के माहिर है। आप जेईई की तैयारी करो तो आप माहिर हो जाओगे, बशर्ते आपको मेहनत करनी है। राहुल का ये कहना है कि जो बच्चे तैयारी 2 साल 3 साल 4 साल से कर रहे हैं और कट ऑफ के करीब में हैं, उनको अपनी तैयारी को क्विट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेहनत और ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तब, अगर आप सिर्फ समय काट रहे हैं कि हाँ साल 2 साल 3 साल हो गया मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर है कि आप कोई जॉब पकड़ लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में कुछ एक्सपीरियंस लीजिए, किसी बिजनेस में हाथ आजमाइए। लेकिन अगर आप मेहनत और शिद्दत ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो आप लगे रहिए। 6 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल में आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट जरूर दिख जाएगा। हो सकता है ऐसी नौकरी आपको मिल जाए कि आप सपना यूपीपीसीएल का देख रहे हो, रेलवे में मिल जाए, एसएससी जेई मिल जाए, यूपी आर्मिनल मिल जाए, डीआरडीओ मिल जाए, मेट्रो मिल जाए, कहीं ना कहीं लेकिन आपको मौका जरूर मिल जाएगा। राहुल, आप हमारे साथ आए, आपने अपने कीमती अनुभव को हमारे बच्चों के साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनको जरूर वो जो मनोस्थिति से गुजरते हैं, वो मनोस्थिति आपकी भी कभी थी, तो इससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से और अपने सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इंडिया के सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट, जिसको कहा जा सकता है सबसे डाइवर्सिफाइड डिपार्टमेंट, उसमें आप नौकरी करने जा रहे हो, रेलवे में। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सो मच। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी कृपा से सर सिलेक्शन हुआ, आपके गाइडेंस में सब सिलेक्शन हुआ सर। हम आपके रेडी, हम दिल्ली आएंगे सर आपको मिठाई खिलाने और आपका आशीर्वाद लेने के। उस दिन हम आपको फोन पे बोले थे जरूर आपसे मुलाकात होगी सर। कभी फेस टू फेस तो मुलाकात नहीं हुई, फोन पे बात हुआ है और आपसे जो है गाइडेंस लेते रहे हैं हमेशा जो है। और अगर सर अगर अगर मुझसे कोई कभी पूछे कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है सर जो आपने सुना है और सबसे ज्यादा उसको पूरा नहीं किया गया है, तो मैं यही बोलूंगा, बच्चे बोलते सर दिल्ली आएंगे, इलाहाबाद आएंगे, मिठाई खिलाएंगे, बच्चे फिर भूल नहीं सर, जाते हैं ये तो नौकरी नहीं ये नहीं वो। नहीं सर, मैं सर ऐसा नहीं है। मैं आपसे खुद से बोला था मैं आऊंगा सर, आपसे आशीर्वाद लूंगा। तभी कहते हैं ना, गुरु का आशीर्वाद लाइफ में तरक्की के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आपसे आशीर्वाद लेकर तभी मैं जो है आगे ज्वाइन करने जाऊंगा। मुझे दिल्ली आना जाना रहता है तो दिल्ली आऊंगा सर, जल्द आऊंगा दिल्ली सर, आपको मिठाई खिलाकर आपसे आशीर्वाद लेकर तब रेलवे ज्वाइन करने जाऊंगा। बिल्कुल राहुल, आप आओगे, बिल्कुल मुलाकात होगी। बाकी आपके इस अनुभवों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, धन्यवाद।